तो इससे हमको पता चलता है कि यार चाहे मुकेश अंबानी हो या शाहिद खान हो, अगर हम मेहनत करते ना तो हम जहाँ सोच भी नहीं सकते उसके आगे भी पहुँच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के रिचेस्ट आदमी जो कि एशिया के भी रिचेस्ट आदमी है, अपने मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी को पाकिस्तान के रिचेस्ट आदमी शाहिद खान से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसी इनकी अर्ली लाइफ रही है, क्या इन्होंने बिजनेस स्ट्रैटेजीज यूज़ किया है, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर इतनी तेज़ी से एक्सपैंड कर लिया है, और फिर मैं आपको एक बिजनेस इनसाइट्स वाली इतनी बढ़िया कहानी बताऊंगा जो सुन के आपको भी काफ़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको भी लगेगा कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के रिचेस्ट आदमी हमारे मोटा भाई यानी मुकेश धीरूभाई अंबानी के बारे में। तो मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था, पर क्या आपको पता है कि उनका जन्म यमन में हुआ था? जन्म यमन में ज़रूर हुआ था पर सिटीज़न वो इंडिया के ही हैं। अभी उनकी एज 63 ईयर्स है और 1958 को उनकी फैमिली वापस इंडिया आ गई थी। तब उनके पापा धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर का बिजनेस रिलायंस के नाम से शुरू किया था और शुरुआत में उनकी काफ़ी टफ लाइफ रही थी। 2 रूम के घर पे रहते थे, ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, एक नॉर्मल इंसान की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। पर मुकेश अंबानी बचपन से ही काफ़ी स्मार्ट थे। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग करी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से और फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए एडमिशन भी ले लिया था। पर तभी उनके पापा ने बोला कि यार हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्यों ना तुम असली बिजनेस मैनेज करना शुरू कर दो। तो मोटा भाई को भी लगा कि हाँ भाई, पापा तो सही बात बोल रहे हैं कि यार असली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज को ग्रो करके मिलेगा। तो वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए और वापस आ गए इंडिया में। जब मुकेश अंबानी ने बिजनेस को ज्वाइन किया तब टेक्सटाइल्स बिजनेस के अलावा रिलायंस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में भी एंट्री मार चुका था। और फिर आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है कि यार मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी ने मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को कितनी बड़ी कंपनी बना दी। उसके बाद जब उनके पिताजी की डेथ हुई तब दोनों भाइयों में लड़ाई हुई और फिर उनकी माँ ने कंपनी को डिवाइड कर दिया और मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल वाला बिजनेस मिल गया। अभी अगर आप देखेंगे जो मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो कई डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपैंड कर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। इसके अलावा इंडिया में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली ही इंडियन कंपनी थी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ रुपए क्रॉस हुआ था। तो इससे आपको थोड़ा बहुत तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्केल के बारे में पता चल गया है। पर क्या आपको पता है कि यार जो रिलायंस ने इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया है जामनगर गुजरात में, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। तो ये तो मेनली आपको पेट्रोकेमिकल के बिजनेस के बारे में मैंने बताया। अगर आप रिटेल साइड में जाएंगे, जो उनका रिलायंस रिटेल है वो भी इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर है और अभी जो वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री मारे हैं जियो के थ्रू, वो भी इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। तो मतलब 3 अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में वो मार्केट लीडर्स हैं और इसकी वजह से उनका नेटवर्थ अभी $55.8 बिलियन है। बहुत बार तो वो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी आए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स में देखेंगे तो वो मुंबई इंडियंस को ओन करते हैं और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस के थ्रू वो इंडियन सुपर लीग के भी फाउंडर हैं। तो मतलब IPL में तो यार उन्होंने सिर्फ एक टीम खरीद रखी है, फुटबॉल में तो यार पूरे लीग के ही वो खुद फाउंडर बन गए हैं। तो मोटा भाई इससे आप समझ गए होंगे कि यार बिल्कुल अलग लेवल पे खेलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार बचपन में वो 2 रूम के घर पे रहते थे, अभी अगर आप देखेंगे वो एंटिला में रहते हैं जिसमें कि 27 फ्लोर्स हैं और बताया जाता है कि यार दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है बकिंगम पैलेस के बाद। एंटिला का वैल्यूएशन $2.2 बिलियन है। भाई इतने की लोगों की नेटवर्थ नहीं होती जितने का तो उनका घर का नेटवर्थ है। इसके अलावा उनके 3 बच्चे हैं और जो ईशा अंबानी की शादी हुई थी उसका बताया जा रहा था उसमें करीब खर्चा $100 मिलियन यानी 700 करोड़ रुपए लगे थे। पूरे उदयपुर में सारे 5 स्टार होटल्स बुक कर लिए गए थे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेके बियॉन्से से लेके हिलरी क्लिंटन, सुंदर पिचाई सब कोई आए थे। तो मोटा भाई अंबानी बिजनेस भी अलग लेवल पे करते हैं और लाइफस्टाइल भी उनका अलग लेवल पे है। जबकि उनका फेवरेट खाना वही इडली सांभर है। वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है और बिल्कुल अल्कोहल नहीं पीते। पर बिजनेस में वो जो गेम खेलते हैं उनको मैच करना काफ़ी मुश्किल है। अभी आपने देखा ही होगा कि जियो प्लेटफॉर्म जो कि 3.5 साल पहले शुरू हुई थी उसका वैल्यूएशन खुद में $65 बिलियन हो गया है और 6 हफ्ते में 6 बार वो फंडिंग रेज कर चुके हैं, जबकि हर तरफ लॉकडाउन चल रहा है। और क्या आपको पता है कि यार पॉडकास्ट में कितना ज़्यादा आजकल स्कोप है। अभी कल ही मैंने अपने इंस्टाग्राम में 1 मिनट की वीडियो डाली जिसमें मैंने आपको बताया कि यार जो रोगन का जो पॉडकास्ट था वो $100 मिलियन यानी 700 करोड़ रुपए में क्यों स्पॉटिफाई ने खरीदा। तो वो वीडियो देखने के लिए जल्दी से यार इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं हर दिन 1 मिनट की स्टार्टअप बिजनेस स्ट्रैटेजीज,
टिप्स ट्रिक्स टूल्स से रिलेटेड वीडियोस इंस्टाग्राम में पोस्ट करता हूँ, प्लस इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और वीडियोस भी स्टोरीज में शेयर करता हूँ। तो तभी बोलता हूँ कि यार इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको और इंटरेस्टिंग स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ें पता चलेगी और आपकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम थोड़ा पाकिस्तान के रिचेस्ट आदमी शाहिद खान के बारे में बात कर लेते हैं। शाहिद खान के बारे में आप में से कम लोगों को पता होगा, पर इनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए ज़रूर एंड तक देखना। शाहिद खान का जन्म जुलाई 18, 1950 को हुआ था। अभी उनकी एज 69 ईयर्स है और जन्म तो यार उनका लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। पहले 16 साल भी उन्होंने पाकिस्तान में गुजारे, पर उसके बाद वो यूएस शिफ्ट हो गए और अभी उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। तो टेक्निकली तो वो एक अमेरिकन हुए, पर उनको पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन बोला जाता है। और क्योंकि वो पाकिस्तान ओरिजिन के रिचेस्ट आदमी है, तो मैंने सोचा कि यार उनसे ही कंपेयर कर लिया जाए। शाहिद खान का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पापा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते थे और जब एक वो टीनेजर बने, उनको लगा कि यार यूएसए में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो फाइनली उन्होंने यूएस के कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू किया और 1967 को अकेले वो यूएसए गए। उनके फैमिली ने उनको करीब $500 दिया था, जो कि उनकी मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग्स थी। वो जब यूएसए पहुँचे उस टाइम में यार बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो शाहिद खान की एज सिर्फ 16-17 साल थी। पहली बार वो अकेले फॉरेन कंट्री में आए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड, और वो पहुँचे भी बिल्कुल रात को थे। तो जब वो रात के रहने के लिए उन्होंने जगह पता की, एक जगह मिली, वहाँ पर एक रात का रहने का $8 था। उनको लगा कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, मेरे पास तो टोटल में ही $500 है। फिर उन्होंने कुछ और लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यार वहाँ पर YMCA है, वहाँ पर एक रात के रहने के $2 लगते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भैया आप यहीं रहते हैं, कल ही कुछ जुगाड़ ढूंढेंगे। तो फिर वो वहाँ रहे। अगले दिन आसपास उनको पता चला कि यार डिश वॉशर मतलब बर्तन मांजने के काम के लिए लोगों की हायरिंग हो रही है, और इसमें उनको पता चला कि यार $1.2 यानी 80 रुपये एक घंटे का मिलेगा। इसको देख के पहले तो वो चौंक गए और उसके बाद जो वो खुश हुए, उनको लगा कि भैया ये बढ़िया, $2 मेरा खर्चा है, $1.2 अगर एक घंटे का मिल रहा है तो मैं ठीक ठाक अपने आप को सस्टेन कर लूँगा। तो शाहिद खान बहुत खुश थे कि यार यूएस से है और सीधा उनको जॉब मिल गई, चाहे बर्तन मांजने की हो, पर कमा तो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ाई करना शुरू किया। उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। काफ़ी अच्छा वो पढ़ाई करते थे, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अकेले यूएस में आए हैं तो कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई करके जॉब करना है। तो वहाँ पर उनके काफ़ी यूएस के दोस्त बने। वो उस टाइम में काफ़ी NFL गेम्स और दूसरे गेम्स भी खेलने जाते थे। तो कॉलेज ख़त्म होने से जस्ट पहले उन्होंने अपना जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। तो आसपास के जो भी बिजनेसेस थे वो खुद जाते थे, उनसे बात करने की कोशिश करते थे और देखते थे कि भैया कहीं जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है। फाइनली उनको ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्लेक्सन गेट कॉर्पोरेशन में जॉब मिल गई। अब जॉब मिल गई तो फिर से शाहिद खान बहुत खुश हो गए कि यार ये तो सही देश है और इसमें सिर्फ आपका कैपेबिलिटी, स्किल्स और हार्डवर्क देखा जाता है और उसके हिसाब से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो फिर फ्लेक्सन गेट कॉर्पोरेशन में काम करने लगे। और फ्लेक्सन गेट बेसिकली कार के अलग अलग पार्ट्स बनाता था। पर होता क्या था कि यार हर एक कार जो भी वहाँ आती थी, पहले उस कार को मेजर किया जाता था, फिर कई सारे पार्ट्स की ग्राइंडिंग होती थी, वेल्डिंग होती थी, बहुत मेहनत वाला काम था। तो शाहिद खान ने सोचा कि यार इसको करने का कोई ईजी तरीका भी तो होना चाहिए। तो वो फिर क्या करते थे कि यार जॉब के बाद वो लाइब्रेरी में जाते थे, पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, ढूंढने की कोशिश करते थे कि यार इस चीज़ को करने का क्या आसान तरीका है। बेसिक उनका फंडा था कि यार उनको अपने लाइफ को आसान करना था। और फाइनली रिसर्च के बाद उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली जिससे कि वो ये कार के पार्ट्स सिर्फ एक ही स्टील पीस से बना सकते हैं। और ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी बात थी, क्योंकि इसमें पहली बात तो उनका खर्चा बहुत कम हो गया और क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो इसलिए वो चार्ज भी ज़्यादा कर पाते थे। तो इससे कंपनी का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, उनका भी फायदा हुआ। फिर वो उस कंपनी को बेच दिया गया दूसरी कंपनी को। तो वो जो दूसरी कंपनी थी उसमें ना शाहिद खान को काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देता। तो जो उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई थी उसको और इम्प्रूव करके 1978 में उन्होंने बम्पर वर्क्स नाम की कंपनी शुरू करी। इसके लिए उन्होंने एक बिजनेस लोन लिया और उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करी थी और उससे जो उन्होंने बम्पर्स डिज़ाइन किए थे ना, वो और भी सस्ता होते थे और भी लाइट होते थे। इससे गाड़ियों का फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे कि शाहिद खान इनोवेशन कर रहे थे, हसल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कॉन्टैक्ट्स बना रहे थे। फिर हुआ क्या कि उन्होंने बिजनेस तो शुरू कर दिया, पर उनको अब बम्पर्स अमेरिकन कार कंपनीज को बेचना है। तो वो जनरल मोटर्स के पास गए। तो जनरल मोटर्स में जिस एम्प्लॉय के साथ मिले थे, उस एम्प्लॉय की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसको फायर कर देने वाले थे क्योंकि उन्होंने कोई टारगेट मिस कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि यार अगर इस बम्पर को और लाइट बनाया जा सकता है तो फिर हम काम कर सकते हैं। तो शाहिद खान ने फिर इनोवेशन करना शुरू किया और उन्होंने फिर अपने आइडियाज़ डिस्कस किए उस एम्प्लॉय के साथ
एम्प्लॉय को आइडिया पसंद आया, पर फिर एम्प्लॉय ने बोला कि यार ये काम ना जनरल मोटर्स के अंदर तो करना मुश्किल है, पर अगर तुम कर पाओगे तो मैं तुमको परचेज ऑर्डर दे दूंगा। तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि यार उन पे चैलेंज आए जा रहे थे, पर शाहिद खान कभी पीछे नहीं हट रहे थे। वो हर चैलेंज को डट के फेस कर रहे थे और कुछ नया कर रहे थे। तो शाहिद खान ने बोला ठीक है भाई, मैं बना देता हूँ, और उनको परचेज ऑर्डर मिल गया और ऐसे बम्पर वर्क्स की शुरुआत हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार 1980 में बम्पर वर्क्स ने फ्लेक्स एंड गेट को खरीद लिया। सोच सकते हो कि यार कॉलेज के बाद जिस कंपनी में आप काम करते हो, कुछ सालों बाद आपने उसी कंपनी को खरीद लिया। पर यहाँ पर शाहिद खान की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद जनरल मोटर्स ने बोला कि यार ये वाला जो काम तुम कर रहे हो वो हम खुद इन हाउस कर लेंगे, क्योंकि हमको ये बम्पर अपने सारी गाड़ियों में लगाना है और तुम इतनी छोटी कंपनी हो, तुम एक साथ तो इतना काम नहीं कर पाओगे, तो अब से हम ये काम खुद करने वाले हैं। तो हमारी डील कैंसिल हो गई है। अब इस सिचुएशन में नॉर्मली एक इंसान दुखी होकर हार मान सकता है कि यार इतनी मुश्किल से मुझे इतनी बड़ी डील मिली और फाइनली सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कस्टमर ने मुझे छोड़ दिया। पर शाहिद खान ऐसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि चलो यार जनरल मोटर्स को मेरे बम्पर की ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कि यार और कौन सी कार कंपनीज़ को मैं अपना बम्पर बेच सकता हूँ। तो फिर उनको पता चला कि यार धीरे धीरे जापानीज़ कार कंपनीज़ यूएस में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको समझ आ गया कि भैया मैं अपने बम्पर्स क्यों ना जापानीज़ कार कंपनीज़ को बेचूँ, उनको भी तो ज़रूरत होगी। तो इसमें फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया। वो अपने कॉलेज में गए, कुछ जापानीज़ स्टूडेंट्स को बुलाया। उन्होंने बोला कि यार दोस्तों मेरे साथ चलो जापान, तुम बस ट्रांसलेटर का काम करना, मैं तुम्हारे एयरप्लेन का खर्चा, सब कुछ का खर्चा दूंगा। सोच रहे हो कि यार एक यंग इंसान एक नई कंट्री में कितना ज़्यादा हासिल कर रहे थे। फिर वो जापानीज बच्चों को लेके गए जापान में। उन्होंने वही कोल्ड कॉलिंग के साथ कई सारे जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स के एग्जीक्यूटिव्स के साथ डिस्कशन की और फाइनली उनको डील मिल गई इसूजू से। तो यहाँ से उनकी लाइफ बिल्कुल बदलने लगी। धीरे धीरे सारे जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स उनके बम्पर्स यूज़ करने लगे। 1984 में टोयोटा ने उनके बम्पर्स यूज़ करना शुरू किया। 1989 तक सारे जो टोयोटा की गाड़ियाँ यूएस में आती थी सब में बम्पर्स शाहिद खान की कंपनी के ही लगते थे। तो इससे ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे होने लगी। पर वो कंटिन्यूसली इनोवेशन पे ध्यान देते रहते थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंप्रूव करते थे, क्वालिटी इंप्रूव करते थे, कॉस्ट कम करते रहते थे। और 2017 में फ्लेक्स एंड गेट का रेवेन्यू $7.5 बिलियन था। तो शाहिद खान का नेटवर्थ करीब $11.4 बिलियन है। पर ये तो हमने उनकी इंस्पिरेशनल बिजनेस स्टोरी सुनी है। इसके अलावा शाहिद खान का स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। 2011 में उन्होंने NFL टीम जैक्सनविल जैगुआर्स को खरीद लिया। बताया जा रहा था कि उन्होंने करीब $760 मिलियन में खरीदा है। उसके बाद 2013 में उन्होंने EPL टीम फुलहम FC को खरीद लिया। बताया जा रहा है 150 से 200 मिलियन पाउंड्स में। और यहीं पर उनके स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट खत्म नहीं हुए। 2019 में उन्होंने अपने बेटे टोनी खान के साथ ऑल एलीट रेसलिंग की शुरुआत करी, जो कि रेसलिंग प्रमोशन है। और AEW उसी फील्ड में जिसमें WWE है। तो अभी आप देखेंगे यार AEW में कई WWE रेसलर्स जैसे क्रिस जेरिको, ए रोड्स, डीन एम्ब्रोस, ये सब भी हैं। तो AEW में भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। अब देखते हैं कि यार AEW कितना सक्सेसफुल होता है। पर सबसे मोटिवेशनल चीज़ जो हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलती है, और जो शाहिद खान खुद बोलते हैं, वो एक एवरेज इंसान थे, पर उन्होंने इनोवेशन, हार्डवर्क, हसल और एक अच्छा नेटवर्क बना के आज इतने बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। तो इससे हमको पता चलता है कि यार चाहे मुकेश अंबानी हो या शाहिद खान हो, अगर हम मेहनत करते रहें तो हम जहाँ सोच भी नहीं सकते उसके आगे भी पहुँच सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।